जब हमने तैयारी चालू करी इसकी एआर की, तो उस टाइम में जो आपकी अच्छी कंडीशन है कि कुछ नहीं पता है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, कुछ नहीं मालूम है, सेम कंडीशन हमारी भी थी। तो फर्स्ट पेपर तो हमारा था ही था कि चलो पीएससी का है तो वो तो पढ़ लेंगे। सेकंड पेपर के लिए जबलपुर सर, जब जब सर की क्लास थी जबलपुर में, सर जबलपुर में थे, तो सर ने जानकारी लगी कि सर ने चालू करे हैं। तो फिर हम गए सर के यहाँ पर, और मतलब इसके लिए तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि अगर वो सेकंड पेपर शायद उस टाइम में अगर नहीं पढ़ाए होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ये फैक्ट है। क्योंकि सेकंड पेपर जो किसी को कुछ पता नहीं है, आज जैसी अभी कंडीशन है वैसे ही हमारी थी। और अगर सर ने इतना अच्छा हमको पूरा पूरा मतलब टॉप पे उसका जो पूरा सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सर ने हमको पूरा पढ़ाया उस टाइम पे। तो उससे फिर हमारा एक काफ़ी एक सपोर्ट मिल गया कि हाँ, हम जान गए चीज़ें क्या होती हैं। क्योंकि हर कोई जानता है भाई एमपी में क्या है, एमपी की हिस्ट्री क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ की रिवर्स क्या है, ज्योग्राफी क्या है, सारी चीज़ें। मगर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एक्ट है, फिर जो हायर हायर एजुकेशन की है नैक, नैक के बारे में आपने तो अब बहुत ही कम जानते होंगे। नैक है, एआईसीटी है, बीसीआई है, एमसीआई है, आयुष है। तो इसके बारे में हम लोग को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये क्या चीज़ें हैं, अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस तरह के ऑब्जेक्टिव इसमें आएंगे, कुछ पता हमको बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सर के यहाँ गए, सर ने पूरा उसको तैयारी कराई। फिर हमने एक दो किताबें मार्केट में उस टाइम में आ गई थी, तो उसको रेफ़र किया हमने, और उससे फिर चीज़ें हमारी आखिरकार हो ही गई। ऑब्जेक्टिव इसमें ऐसा है कि आप पूरा, आपका जो सिलेबस है आप उठाइए सिलेबस, उसका हर लाइन सिलेबस का आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें लिखा क्या है, अक्सर पीएससी में होता क्या है, मैंने भी बहुत बार पीएससी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन हमको लगता है कि हमको बहुत कुछ आ रहा है। हमको, हाँ, हमारा ये हमने एमपी पढ़ लिया है, इंडिया पढ़ लिया है, हमारा स्पोर्ट्स हो गया है, हमारा पूरा ज्योग्राफी हो गई है, सारी चीज़ें हो गई है। हम छोड़ दें सिलेबस, जो सबसे मेन चीज़ है कि सिलेबस क्या कह रहा है कि ज्योग्राफी ऑफ एमपी। तो हमको एमपी की ज्योग्राफी में जाना है, फिर उसमें वो डिस्क्राइब भी करेगा रिवर्स, मतलब जो हमारी रिवर्स हैं, सॉइल्स, या फिर फॉरेस्ट एरिया है, उस चीज़ के बारे में। तो हम मतलब उसमें फिर जो चीज़ उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, वो कभी नहीं पूछेगा कि सिल्की नदी कहाँ से निकलती है या कोई नदी कहाँ से निकलती है। वो पूछेगा नर्मदा के बारे में, पूछेगा नर्मदा नर्मदा है, छिपरा है, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं या जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं, है, या फिर जो इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं उनके बारे में पूछेगा। सेम हमारे यहाँ पर है। अगर हम यूनिवर्सिटी एक्ट में जाएंगे तो जो मेन मेन चीज़ें हैं हम उनको देखेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे कार्य परिषद है, विद्या परिषद है, एकेडमिक काउंसिल है, उसमें लिखा हुआ आपके सिलेबस में कार्य परिषद है, कार्य परिषद के बारे में हमको पूरा पढ़ना है। एकेडमिक काउंसिल है, उसके बारे में पूरा पढ़ना है। स्टैंडिंग कमेटी है, उसके बारे में पूरा पढ़ना है। एग्जाम कमेटी है, उसके बारे में पूरा पढ़ना है। उसमें जो लिखा हुआ है सिलेबस में वो हमको पूरा पूरा पढ़ना है, जो उसमें लिखा ही हुआ है स्पष्ट रूप से। फिर जो हमारे आयोग हैं, जैसे उसमें नैक है, नैक कब बना, या हमारा यूजीसी है, यूजीसी कब बना, उसमें यूजीसी एक्ट में 1956 का जो हमारा एक्ट है, कितने चैप्टर हैं, कितनी धाराएं हैं उसमें, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों बनाया गया। अगर यूजीसी नहीं होता तो हमारे जो इंडियन हायर एजुकेशन है वो हर जगह अगर हम कर देते उसको स्टेट के ऊपर में, तो हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग चलाता सिस्टम। लेकिन यूजीसी है, कंट्रोलिंग बॉडी है, वो किस स्टेट में, किस विश्वविद्यालय में किस तरह के प्रोग्राम चलना है और उसका सिलेबस क्या होगा। यूनिफॉर्मिटी के लिए वो बना हुआ है यूजीसी, कि पूरा हमारा जो ऑल ओवर इंडिया का जो है सिस्टम है वो यूनिफॉर्म रहे। फिर उसके लिए अलग अलग बॉडीज़ हैं। बीसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भाई आपको लॉ की डिग्री देनी है, उसके लिए क्या नॉर्म्स होंगे, नॉर्म्स करते हैं वो डिसाइड। कि अगर हमको देना है विश्वविद्यालय को एफिलिएशन, हम लेते हैं विश्वविद्यालय से, लेते हैं हम एफिलिएट, मतलब बीसीआई से यूनिवर्सिटी एफिलेट होती है कि हाँ हम लॉ की डिग्री दे सकते हैं। फिर हम देंगे संबद्धता एफिलिएशन कॉलेजों को, फिर कॉलेज वहाँ चलाएंगे कोर्स, या यूनिवर्सिटी में जो होता है लॉ डिपार्टमेंट वो चलता है। पर हमको उसके लिए पहले पहले चाहिए परमिशन बीसीआई से, ताकि वहाँ से वो करते हैं मापदंड, है ना, जो पैमाना है वो करते हैं भाई कि आपके यहाँ पर फैकल्टी होनी चाहिए, आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए, आपके यहाँ पूरा जो अवेलेबल बुक्स हैं वो कितनी है, क्या है, मतलब ये सारी चीज़ उसमें देखते हैं वो लोग, उसके बाद में देंगे। तो जैसे बीसीआई है, तो बीसीआई के बारे में, बीसीआई कब बना, बीसीआई के चेयरमैन कौन है, बीसीआई के ऑब्जेक्टिव्स की क्या हैं, तो इन चीज़ों से ही वहाँ पर हमारे एमसीक्यू बनेंगे, है ना। जो एमसीक्यू बनेंगे वो इसके बेस पे बनेंगे। बीसीआई है, एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका क्या है काम, नहीं तो कोई भी खोल लेगा अपना दुकान, दुकान चालू हो जाएंगी। तो ये सारी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं।
ये सारी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज है, इनके डायरेक्शन पर ही यूनिवर्सिटी काम करती है। तो इनके बारे में हमको जानना आवश्यक है। इनके बारे में सबका वही है, सबके ऑब्जेक्टिव्स। आपका जो सेकंड पेपर है उसमें सबका ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, वर्तमान कौन है, उनकी कमेटी कितने की, मतलब कितने मेंबर होते हैं उसमें, कौन कौन उसको चेयर करता है, बैठकें कब होती हैं उसमें, उनके क्या डायरेक्शंस क्या रहते हैं। तो एक कुछ मोटी मोटी जो 3-4 चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना है। क्वेश्चन हमेशा इससे आएंगे। और इसके लिए आपको जो कंटेंट है, आप जैसे अभी मार्केट में अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो जो अपना यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर के लिए बुक्स आती है, तो उसमें काफ़ी कुछ सिलेबस आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपका जैसे इग्नू है, बीसीआई, एमसीआई, ये हर चीज़ इनके नेट में, इनकी साइड में हर चीज़ डली हुई है। इनके बारे में जाएंगे आप अबाउट अस में वो कब बना, कैसे बना, कौन उसके फिर आप जाएंगे कॉन्टैक्ट अस में, तो उसमें चेयरमैन की जो लिस्ट है, जो मेंबर्स की लिस्ट है, वो वहाँ से मिल जाएगा, है ना। और इन सबके जो एक्ट के बारे में या फिर इनके जो भी क्लॉज हैं, वो क्लॉज भी आपको नेट में मिल जाएंगे आसानी से। तो अभी हमको सबसे पहले कहाँ जाना है, इंटरनेट में वो चीज़ें सर्च कीजिए। उसके पहले आप 1973 एक्ट डालिए, 1973 यूनिवर्सिटी, एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में उसका पीडीएफ अवेलेबल है, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप उसको चालू कीजिए पढ़ना वहाँ से। उसमें से एक्ट को पूरा पढ़िए कि जैसे धारा 1 है, धारा 1 कहती है कि विश्वविद्यालय का निगमन होगा, धारा 2 कहती है उसका क्षेत्राधिकार होगा, है ना। फिर उसमें कुलपति होंगे कुलपति होंगे, वो फिर उसके बाद में रेक्टर होंगे, फिर रजिस्ट्रार होंगे। कि उसमें भी इम्पोर्टेंट है, जैसे धारा अपनी 15 है, 15C, 15C, प्रथम कुलपति, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनको कौन हटाएगा, रजिस्ट्रार की नियुक्ति कैसे होती है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जैसे आपको आया ऑब्जेक्टिव की प्रथम कुलपति की नियुक्ति कैसे होती है, प्रथम कुलपति की नियुक्ति कैसे होती है, तो वो सीएम साहब के रिकमेंडेशन पे बनते हैं प्रथम कुलपति। बाकी जो कुलपति हैं उनके लिए कमेटी बनती है, कितने लोगों की कमेटी बनती है ना, 6 लोग की इसमें कमेटी बनती है। वो 6 लोग फिर करेंगे डिसाइड कौन कौन कुलपति होगा। तो ऐसे करके, तो उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि भाई कुलपति के चयन में इनमें से कौन एक सदस्य नहीं होते हैं चयन समिति में। ऐसे करके आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, जो सेकंड पार्ट है ना। और उसमें आपके सिलेबस में फर्स्ट पेपर में तो कोई दिक्कत है नहीं आप लोग को, जो पहला पेपर है वो तो आपका पढ़ा हुआ है ना। दिक्कत यहीं पर है, एमपीपीएससी है। एमपीपीएससी भाई की एमपीपीएससी हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उसका गठन हुआ है ना। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, मेंबर, है ना। जैसे आपका एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। इसमें क्वेश्चन ऐसा सकता है कि निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है ना। आपको कोई विश्वविद्यालय का नाम दे दिया कोई एक, और बाकी हमारा यूपीएससी पीएससी दे दिया, या फिर और कोई जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका नाम दे दिया उन्होंने, है ना। तो ऐसे जो मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है कि फिर कुछ अगर यूपीएससी पैटर्न में हो एग्जाम, क्योंकि आजकल थोड़ा चल रहा है एमपीपीएससी में भी कि यूपीएससी पैटर्न में भी वो कि जो हमारे जो 2-3 ऑब्जेक्ट दिए उनने, एक सही है, 2 सही है ना, सारे सही हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी उसमें हो सकती हैं। तो इसके लिए हमको थोड़ा डेप्थ लेवल में भी पढ़ना उसके लिए। तो जैसे पीएससी के बारे में पढ़ना हमको, उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे और कितने इसमें मेंबर होते हैं, है ना, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर कितना उनका कार्यकाल होता है मेंबरों का, कौन से आर्टिकल में उसका उल्लेख है। तो इस तरीके से सारी चीज़ पढ़ना, उसमें जो भी आएगा फिर कि पीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल इतने साल का होता है, इसके मतलब भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में उसका उल्लेख है, वो दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, जो भी रहेगा। तो इस तरीके के आपके उसके ऑब्जेक्टिव्स बनते जाएंगे, है ना। उसके बाद में कार्यपालिका, जो तो न्यायिक नियंत्रण आप जानते ही हैं पूरा, इसके नागरिक प्रशासन है, हाँ शैक्षणिक है, हाँ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, इसमें पढ़ना है आपको। बाकी जो चीज़ें वो कॉमन है, जो आप लोग नॉर्मल कहीं से भी देख सकते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि कैसे इसमें ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं और किस तरह के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। विश्वविद्यालय अधिनियम है 1973, तो हमको एक इसमें क्वेश्चन आया था, एक वो होता है धारा 48 में है उसका, जो होता है ना यूनिवर्सिटी में संगठन होते हैं विद्यार्थी यूनियन, तो उसके विषय में क्वेश्चन आया था। तो इसकी हमको सारी जो धाराएं हैं कि वित्त समिति किसमें है ना, कौन सी धारा में वित्त समिति है, तो कार्य परिषद विश्वविद्यालय अधिनियम की किस धारा में है, धारा 24 में कार्य परिषद है, तो हमको वहाँ पर कि धारा 23 में है, 24 में है, किसी में नहीं है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। कार्य परिषद का कौन सा काम कार्य परिषद का नहीं होता है, उसमें लिख दिया आपको कि सिलेबस बनाना, है ना। जैसे कि अगर उसमें दे दिया कि भाई
विश्वविद्यालय के लिए संपत्ति अर्जित करना, अध्यादेश का बनाना, ये सारी चीज़ें उन्हें 3-4 जो चीज़ें से काम है वो लिख दिए। एक काम लिख दिया उन्हें कि सिलेबस का निर्माण करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना। वो काम कार्य परिषद का नहीं है। तो हमको कार्य परिषद के बारे में ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो आप उसमें से आप देखेंगे, जैसे 1973 एक्ट करेंगे आप डाउनलोड, उसमें सब कुछ दिया हुआ आपका। तो जो आपके सिलेबस में है, लाइन टू लाइन मैच हो रहा है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका पूरा सिलेबस उठाइए और बस आप तैयारी में लग जाइए। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि 13 पोस्ट है, कि 12 पोस्ट है, कि 1 पोस्ट है। हमको तो एक से मतलब है। मुझे भी लोगों ने कहा था भाई 29 पोस्ट हैं, 2 ओबीसी की है, नहीं मिलना है। मैंने कहा ठीक है यार, अब कुछ तो बचा ही नहीं है जीवन में ना, कर लेंगे जो है। तो होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो वैसी चीज़ थी ये। तो आप अभी ये बिल्कुल मत सोचिए। और चूंकि अभी शायद अभी आपका पीएससी का कोई भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट कब आरक्षण खत्म कर रही है, कैसा कर रही है, 14 से 27, 27 से 14 जो भी हो रहा है, उसके विषय में आप कुछ नहीं कह सकते। तो जो आपके सामने है आप वो लीजिए और उसके लिए लगाइए। सबसे दिक्कत रहती है हमारे अंदर डर। हम डरते हैं, अरे यार इसमें क्या आएगा, उसमें क्या होगा, उसमें कैसे होगा। जिस दिन आपका डर खत्म हो गया ना, आप जीत जाएंगे। अक्सर आप देखिए, आप एग्जाम में उन क्वेश्चन में गलती करते हैं आप जहां आप डरते हैं, या जहां आप बहुत सोचते हैं इसका तो ये भी हो सकता है, इसका वो भी हो सकता है। आपको अरे भाई एक बार में क्लिक किया ना, आपको एक बार में क्लिक किया मतलब वो सही है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ थी, हमने पढ़ी हुई थी उसको, लेकिन फिर हमारा कॉन्शियस माइंड है वो कहता है नहीं ये भी हो सकता है। अगर हमको यहाँ जाना है चौराहे, हम यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। इस चक्कर में वो क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक बार आया है, नहीं इसका आंसर ए सही है, लगाओ उसको, मत देखो एग्जाम में उसको दोबारा से। फिर एक बार रिव्यू कर लो लास्ट में कि अगर कोई ब्लंडर तो नहीं कर रहे हैं आप एग्जाम में, बस बाकी उसको छोड़ो। और अगर आप उसमें दिमाग लगाएंगे कि नहीं इसमें तो ये भी लिखा हुआ था, वो तो मैंने वहाँ वो भी सुना हुआ था, पक्का गलत होगा, गारंटी है ना। तो आप इस तरीके से तैयारी कीजिए और डरिए मत, मेहनत करो। बस जब एग्जाम का जो आया था, हमारा 1.5 महीना था हमारे पास में, तो लगभग मतलब उस टाइम तो मैं खाली बैठा हुआ था, कोई काम था नहीं मेरे पास में, फोन वोन मैंने सब बंद कर दिया था। मतलब मैं तो क्या है कि हमारे कॉलेज में प्रेसिडेंट भी था मैं, तो बहुत सारे मतलब मेरा जूनियर एक यहाँ बैठे हुए हैं, 2 उधर पीछे बैठे हुए हैं, एक उनका एडीए का इंटरव्यू भी है अभी। तो ये सब लोग मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच थे। अब चूंकि अध्यक्ष रहे हैं, हड़ताल करी है 64 डेज़ की हमने, तो सब एक बहुत लंबा मेरा कार्यकाल था सामाजिक जीवन का, कि समय यहाँ खराब होना है, वहाँ खराब होना है। लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम आया तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फैमिली वाले नहीं नहीं बात करना है, बात करना 2 मिनट, सब घर में सब बढ़िया है ना, हालचाल अच्छा है ना, खत्म। नहीं पूछना कि हाँ मम्मी क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो, कुछ नहीं। हाँ सीधा सा है, जब हमको करना है आपको सब कुछ छोड़ के करना पड़ेगा, तो आप सेलेक्ट हो पाएंगे। और अगर सब कुछ आप नहीं छोड़ोगे, दुनियादारी में लगे रहोगे, चलो दोस्तों ने बुलाया यार चाय पी के आते चौराहे से, आपके 1 घंटे वहाँ खत्म हो गए। नहीं भाई 2 मिनट लगे आप पढ़ते पढ़ते। मैं तो उस टाइम में खाना मैं खुद बनाया करता था, मैं खाना खुद बनाता था उस टाइम में। रोटी बेलते बेलते अपन ने वो लगा लिया यूट्यूब में, यहाँ अच्छा ही चल रहा है। जो एक्चुअल है वो बता रहा हूँ मैं, कि जो मैंने किया हुआ है ना। तो वैसा करके हमने वो चीज़ करी हुई है। तो आपके पास मौका है और अच्छी चीज़ है, कोई मतलब बहुत बेकार पोस्ट नहीं है, अच्छी पोस्ट है, आप करेंगे और सिलेक्शन होगा। बट हाँ जो छोड़ेगा उसका होगा। इसमें ये नहीं है कि मैं दुनियादारी भी संभाल लूँ, मैं दोस्ती यारी भी संभाल लूँ और सब कुछ कर लूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। समय कम है, चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, क्योंकि नहीं है आपके लिए ये। अगर पूरा जैसे पीएससी का पेपर होता, आपको सब मालूम है भाई पीएससी में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये थोड़ा नया है आपके लिए, आप करेंगे। बट हाँ आपका एक एम होना चाहिए कि मुझे एक पोस्ट लेनी है, आपको एक पोस्ट लेनी है और वो मिलेगी। आप सब कुछ छोड़ के आप चलेंगे, वो बिल्कुल होगा। और उसके लिए नहीं कि डर कि कल एग्जाम है, रात भर सो नहीं पा रहे हैं हम। अरे यार हमने पढ़ लिया है ना। उस डर को खत्म करने के लिए हमारे पास 1.5 महीने हैं अभी। 1.5 महीने हमारे पास में है कि जो आखिरी नाइट का जो डर है ना, हम उसको आज आज से खत्म करना चालू करें। हम उस दिन तो मस्त सोएंगे, बिंदास सोएंगे, अगले दिन आके पेपर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण कि तू कर्म कर, फल की चिंता क्यों कर रहा है। तो बस हमें कर्म करना है। अगर हम हमारा कर्म कर रहे हैं, हम अगर हमारा 100% दे रहे हैं, मतलब सिलेक्शन आपका होना है। फॉर्म आप बिल्कुल डालिए, पर आपका जो टारगेट है और आप जहाँ कर सकते हैं आप वहाँ जाइए। मेरा जो रहा है ना इतना लंबा क्षेत्र, जो मैं 2014 से लेके 2018 तक, मेरे साथ वाला था दीपक, अभी लोधी खेड़ा में है, थाना लोधी खेड़ा है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो टीआई है अभी वहाँ पर।
उसके सिलेक्शन हो गया था 2012 वाले में। क्यों? जैसे ही वैकेंसी आई वो पढ़ने में लग गया, रात दिन उन्होंने मेहनत करी, उसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, वो सिर्फ पढ़ता था। उसका फर्स्ट बार में एसआई में सिलेक्शन हो गया, पहली बार में। हम लोगों ने दिए। अब हम लोग तो यार कि हम लोग तो भाई मतलब जेएनयू से पढ़े हुए हैं, हमारा बीएससी यहाँ से है, एक हम अलग एक वो रहता है ना कि हम तो अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, हम तो और अच्छा कुछ कर लेंगे, है ना। मतलब जब व्यक्ति शुरुआत में जब चालू करता तैयारी, वो कहता है कि मुझको तो कलेक्टर ही बनना है, और आते आते पता लगता है कि पटवारी भी नहीं बन पा रहे हैं। तो उसका वो कमी रहती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं हमारी। अगर आपकी खूबी है, अगर आपको बैंक में जाना है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, आप बिल्कुल जाइए ना बैंक में, कौन किन्ने रोका है। लेकिन भाई अगर आपको इंग्लिश में ही आपको आप लगा दोगे साल भर, है ना, और फिर भी आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, ये भी गारंटी है, तो क्यों वहां जाना। आपको अगर लगता है कि आप उस क्षेत्र में कर सकते हैं तो आप बिल्कुल जाइए। और अगर लक्ष्य एक है, अब उसमें एग्जाम्पल थोड़ा ये वाला छोड़ देना है 3 साल का, ये 3 साल के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा कि जहाँ पोस्ट ही नहीं आ रही है, तो बाकी जिनने अपना टारगेट लेके चला है ना, वो बना भी हुआ है। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे। देखो अब वैकेंसी है, एक तो हमारा जो रण क्षेत्र है, लड़ेंगे युद्ध, जीतेंगे या हारेंगे। हारेंगे तो अगली बार की रणनीति हम बनाएंगे कि हम कहाँ क्यों हारे, कहाँ हमारी कमी रह गई। और अगर जीतेंगे तो कोई बात ही नहीं है। आप पहले अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं या आपकी जो कमियां और खूबियां हैं, आप पहचानिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, फिर आप बिल्कुल आगे बढ़िए। देखो, हाँ, ग्रुप स्टडी का फायदा ये होता है, ग्रुप स्टडी का फायदा ये होता है, जैसे मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, हम तीनों के दिमाग में कुछ अलग चलेगा। हम तीनों वहां से जो बेस्ट चीज़ है वो निकाल के लेके आएंगे, चाहे पढ़ने के लिए हो, चाहे उसका स्टडी कंटेंट हो, हम निकाल के लेके आएंगे। तो वो अगर जो कर सकता है, तो अगर पहले ही मेरे बाजू में कोई बैठ के पढ़ रहा है, उससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अरे यार तू ये तो करता है, मतलब अगर नेगेटिविटी ऑलरेडी आ रही है उससे कि यार उनने पेन पटक दिया, आपका कंसंट्रेशन वहां डाउन हो गया, बिल्कुल मत करो आप। पर जहां तक मुझे लगता है कि जो आपके कॉमन नेचर के जो फ्रेंड हैं, आप उनके साथ में ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ग्रेड पे सेम है, मुझे भी अभी अभी मैं 5400 ग्रेड पे ही मैं हूँ। उस टाइम में एडवर्टाइजमेंट में आया था 6600, इसके पहले के जितने स्टूडेंट रजिस्ट्रार हैं वो सबका 6600 ग्रेड पे ही है। बट जो हमारे मतलब जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर्स लोग बैठे हुए हैं अभी वित्त विभाग में और बाकी जगह पे, तो उनको लगा कहीं ना कहीं कि अब ये तो यार मतलब इनको 6600 डायरेक्ट कैसे हो सकता है, 6600 मतलब क्लास 1, ऐसा मुझे सुनने में आया था, इसके लिए मैं मतलब फैक्चुअल नहीं हूँ। तो बस वैसा करके वो हो गया। हालांकि जो यूजीसी का है वो 5400 ग्रेड पे ही है, यूजीसी में उनने जो अपना चेंज किया है पे स्केल, तो 5400 ग्रेड पे ही है वो। देखिए, मानव अधिकार आयोग तो पूरा पूरा होता है आपका, उसमें अगर स्पेसिफिक नहीं किया है कि एमपी का पढ़ना है, तो हमको ऑल ओवर पढ़ना है, उसको लेके चलना है। यूनिट 9, हाँ, तो इसमें हमको यहाँ जाना है, मध्य प्रदेश। हाँ बिल्कुल, जब उनने स्पेसिफाई कर दिया है आपको कि आपको मध्य प्रदेश आयोग के बारे में पढ़ना है, तो बस आपको वहीं तक पढ़ना है। देखिए, पीएससी को आप हर कोई जानते हैं, मतलब जैसा आप हर कोई जानते हैं, एग्जाम दे रहे हैं आप इतने सालों से, बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ज़्यादा डीप में घुसेंगे, पता लगे आपने एक की चीज़ें में 10 चीज़ छोड़ दी आपने। तो पहले आप अपना पहले बनाइए कि मैं कितनी तैयारी कर सकता हूँ। आप जितनी तैयारी कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। बहुत ज़्यादा आप डीप में जाएंगे, हाँ, जैसे विश्वविद्यालय की पोस्ट है, विश्वविद्यालय के बारे में वो डीप में पूछेगा, ये फिक्स है। लेकिन अगर आप कहें कि मानव अधिकार आयोग के बारे में वो बहुत कोई ऐसी चीज़ जो कि शायद कहीं पूछने लायक है ही नहीं, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो वो कभी नहीं पूछेगा। हाँ, अगर उसमें डीप में कोई चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। और बताइए, अगर इसके बारे में और कुछ जानना है। इसका कंटेंट तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट में ही बताया था। अच्छा, आप लेट हो गए थे कि आप नेट पे यूजीसी की जो एक आती है, हमारा यूजीसी नेट की एक बुक्स आती है, उसका फर्स्ट पेपर की जो बुक आती है, जो कॉमन वाला होता है, सेकंड सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव की नहीं, जो फर्स्ट पेपर की बुक्स है, उसमें हमको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे और उसका कुछ कंटेंट मिल जाएगा, है ना। और बाकी फिर अभी शायद कोई देखो कोई ना कोई छाप देगा मार्केट में, अब तो अब कुछ दिन में आ जाएगी वो, जब तक नहीं आ रही है तो यूजीसी अपना विश्वविद्यालय अधिनियम है 1973 है, पीएससी है, तो जनरल चीज़ें हैं, इनके बारे में आप अपना कंटेंट देख के और अपने खुद के नोट्स जरूर बनाइए। खुद के नोट्स जो हैं शॉर्ट नोट्स, जो आपको
शॉर्ट नोट्स में वो नहीं कि हम उसमें लिख रहे हैं कि हाँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद इतने में, नहीं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी आर्टिकल इतना, चेयरमैन इतने, मेंबर इतने, इतने से मैं पूरा पीएससी खत्म, जो आपको लास्ट टाइम रिवाइज करने में बहुत आसान रहे। 2 मिनट और आपका समय लेंगे। देखिए ये जो पूरा सिलेबस है आपका, इससे रिलेटेड हम लोग एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास पढ़ाने का हमारा अनुभव है और हमारी जो क्लासेस है अब वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी, क्योंकि हमारे पास दोनों मोड उपलब्ध है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने पिछले बार भी देखा था कि उन लोगों की फर्स्ट पेपर भी तैयार नहीं है, तो अगर हो सकेगा तो हम जो पूरी तैयारी में पेपर फर्स्ट जो है उसको ऑनलाइन मोड में उपलब्ध करा देंगे, और सेकंड पेपर वाला जो पार्ट है वो चूंकि बहुत कॉम्प्लिकेट है और वहाँ पर बारीकियों को समझने और वर्गीकरण करते तक ही काफ़ी लंबा समय हो जाता है। जो हमारा अनुभव था उसके आधार पर हम उसको बहुत सरल तरीके से आपको बहुत कम समय में उपलब्ध करा सकते हैं। तो सेकंड पेपर वाला जो पार्ट है उसी की हम लोग ऑफलाइन क्लास करा देंगे, ताकि जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। बहुत कम समय में आपको जितना जल्दी हो सके आपको विदा कर देंगे, और आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में दिव्य आईएएस के लर्निंग ऐप पर ये सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध होगी, तो परीक्षा आपके लिए और आसान हो जाएगी। तो प्रयास तो हमारा ये है कि कल 1 तारीख को 4 बजे से ये क्लास स्टार्ट करेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगी। पहले अगर एक टेंटेटिव संख्या हमारे पास आ जाती है तो उसके आधार पर हम आगे निर्णय करेंगे कि क्लास 1 अगस्त से 4 बजे से प्रॉपर चालू हो पा रही है, या अगर थोड़ा कम संख्या रहेगी तो 2-4 दिन आगे बढ़ाकर हम उसको शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेमिनार कार्यक्रम में उपस्थित आने वाले सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि कहते हैं कि वक्ता की क्या औकात जब तक के श्रोता ना हो। वक्ता के बिना श्रोता की कोई औकात नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। वक्ता अकेला बोलता रहे और श्रोता ना रहे तो मजा कहाँ आएगा, है ना। तो वक्ता और श्रोता के बीच साहचर्य का संबंध होता है, जैसे छात्र और अध्यापक के बीच साहचर्य का संबंध होता है। तो आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पंचम सनोड़िया सर, जिन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल से यहाँ पर आकर के हमारा मार्गदर्शन किया सब लोगों का, और यहाँ पर उनका आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी जैसे ये क्लास जो अब हम स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ जहाँ पर उनकी आवश्यकता होगी, मैं सर से निवेदन करूँगा कि वो यहाँ पर आकर आपको सेवाएं देंगे, क्योंकि जो उन्होंने जिया है, जाना है यूनिवर्सिटी को, उसके बारे में बहुत अच्छे से वो बता पाएंगे। ठीक है, हम तो आपको सैद्धांतिक बातें बताएंगे, व्यवहारिक नहीं बता पाएंगे, लेकिन व्यवहारिक तरीके से जो चीज़ें होगी वो आपको बता सकेंगे। और सैटरडे संडे चूंकि छुट्टियां होती है, तो उसमें मोटिवेशनल तरीके से जो क्लासेस बहुत सारे अधिकारी लोग लेते हैं, वो भी आकर के आपको सेवाएं प्रदान कर देंगे, और एक अच्छा माहौल क्रिएट करके एक अच्छा हेल्दी वातावरण में इसकी तैयारी को शुरू करते हैं। नमस्कार।